अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्लासो साहब। नाजरीन, तालिबान से मुज़ाकरात पर ओपोजिशन में इत्तफाक नजर आता है, लेकिन नेटो सप्लाई रोकने पर इख्तलाफ। खुर्शीद शाह कहते हैं कि कातिलों को शहीद ना बनाया जाए, जबकि फारूक सत्तार कहते हैं कि मुज़ाकरात हमले रोकने से मशरूत ना किए जाएं। और तो और शेख रशीद की भी सुन लीजिए, कहते हैं कि उलमा का कोई वक्त नहीं जा रहा था बातचीत करने के लिए। सवाल यहाँ पर यह है कि अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट को सारी सूरत हाल पर एतमाद में ला लाना और एक नुक्ता नजर पर मुत्तफिक ना होना, क्या हम मजबूत फैसलों के काबिल हैं? क्या कौमी सलामती के इशू में अवामी जो इशूज हैं ये दब नहीं रहे, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा? और ऐसे हालात में भी सिर्फ बयानात दाकर सियासत को चमकाने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? दूसरी जानिब ये इत्तलात भी आ रही हैं कि कलअदम तहरीक तालिबान ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को निशाना बनाने का ऐलान किया है। अगर ऐसी सूरत हाल में भी मुज़ाकरात की बात की जाए तो इस पर एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान है। आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही क्लासेस साहब हमें बताएंगे कि सियासतदानों की शुगर मिलों को आज क्या फायदा होने वाला है और इस हवाले से जो समरी थी वो रातों रात कैसे बदल गई, इस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। इसके साथ तो और भी बढ़िया मजीद खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए जो हमें बताएंगे क्लासेस साहब और काजी साहब। जी काजी साहब। शाजिया, एक तो बात करेंगे कि ये जो एनवायरनमेंट के हवाले से हमारे जो वजीर हैं वफाकी जाहिद हामिद साहब, उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स बताए हैं कि पाकिस्तान जो है वो एनवायरनमेंट ख़राब करने वाले मुल्कों में तो उसका नंबर 135वां है, लेकिन उसका निशाना बनने वालों में शायद तीसरा मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है। इसी के साथ जुड़ी हुई हम ये खबर ये भी देखेंगे कि आखिर वो क्या मॉडल है, वो क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर कि जो तरक्की याफ्ता दुनिया है, जो 90% दुनिया की जो टॉक्सिक्स पैदा कर रही है, वो दुनिया को किस किनारे पे ले आई। और इस इकोनॉमिक मॉडल को भी देखेंगे। साथ ही इंडिया ने ब्लास्ट ऑफ किया मार्स के लिए, मरीख के लिए। तो ज़रा थोड़े से फिगर्स हम आपको ये भी बताएंगे कि जिस ज़मीन को छोड़ के वो ऊपर गया है वो नीचे क्या हालात है। आज इंडियन जो प्लानिंग कमीशन है उसके कुछ फिगर्स शेयर करेंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि अब तक कितने लाख किसान वहाँ खुदकुशियाँ कर चुके हैं गुर्बत और ज़िल्लत की वजह से, उससे बचने के लिए। और फिर साथ ही कसूर से हमारे नुमाइंदा होंगे, एक और जुल्म की दास्तान हमारे साथ शेयर करेंगे। शायद हमारी इस काविश से जिस बच्ची के साथ और जिस घराने के साथ ज्यादती हुई है, कुछ पुलिस वाले हिलजुल करके उनको मुकदमा दर्ज कर लें। पूरी तफसील हम असलम खान से लेंगे। ठीक है, क्लास साहब से बात कर लेते हैं। क्लास साहब, आपके पास क्या खबरें आज? एक तो खबर हमने मेन शेयर कर ली कि शुगर मिलों के बारे में बताएंगे, उनको क्या फ़ायदा होने, इसके अलावा क्या है आपके? जी शाजिया, आज आपके साथ 3 स्टोरीज शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे जल्दी उनको रैप अप करें ताकि तमाम 3 स्टोरीज हम आपको दे सकें। एक रिपोर्ट पेश हुई है कौमी असम्बली में, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें सीडीए से पूछा गया था कि आपके यहाँ इस वक्त कितने करप्शन के केसेस चल रहे हैं, इरेगुलरिटीज़ कितनी हुई हैं, और उसमें बाकायदा करप्शन का लफ्ज़ है। उन्होंने उसमें डिटेल बताई है कि कितने करप्शन के केसेस हैं, 2 दर्जन से ज़्यादा इस वक्त चल रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली जो उसमें जो चीज़ है वो फरमाते हैं 1 रुपये की भी करप्शन नहीं हुई। ये भी फरमाते हैं कि 24 करप्शन के स्कैंडल्स हमारे पास चल रहे हैं, कहते हैं करप्शन 1 रुपए की भी नहीं हुई। ये भी बताएंगे कि 1 रुपए से ज्यादा की हुई होगी ना क्लासर साहब? हाँ, 1 रुपए की। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हुई। चले इस तरह उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं हुई। तो लिहाजा ये भी माना है कि 24 करप्शन के केसेस मौजूद हैं। साथ में ये भी कह दे करप्शन कहीं पे नहीं हुई। अभी उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये भी पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी का एक शाहकार नमूना आपके साथ शेयर करेंगे कि यहाँ पे कैसे कवर अप किए जाते हैं, झूठ बोले जाते हैं। और पार्लियामेंटेरियन जो वहाँ पे हमारे ये डेफ एंड डम बैठे हुए हैं, ना वो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं ना वो चीज़ें पढ़ते हैं, और बैठ कर तनख्वाहें लेते हैं। तो उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है पार्लियामेंटेरियंस को, वो आपके साथ शेयर करेंगे। कल हमने आपके साथ शेयर किया था कि पाकिस्तान में 2810 के करीब इंडस्ट्रियल यूनिट्स पिछले 1.5 साल में बंद हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इसमें टेक्सटाइल यूनिट्स जो है, नई रिपोर्ट सामने आई है, 270 पाकिस्तान के टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हुए हैं। एक ह्यूज नंबर है, वो आपके साथ डिटेल बताएंगे। कितने बांग्लादेश चले गए वो कुछ फिगर्स आपके साथ हैं। और तीसरी जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, PIA से रिलेटेड है कि PIA जो है अब तक जो पाकिस्तान से इंसानी स्मगलिंग होती है और गलत उस पर जाते हैं, ये मुसाफिर बहर जाते हैं। PIA जो ऑलरेडी बिलियंस ऑफ रुपीज़ का ये खसारे में जा रही है, इसको यूरोपियन मुल्कों ने कितने भारी जुर्माने किए हैं वो डिटेल्स साथ देंगे। और जो कभी माजी में पाकिस्तान के प्रॉफिटेबल रूट्स होते थे वो कैसे बुरी तरह खसारे में जा रहे हैं। और PIA का ये जो बुरा हाल हुआ है तो उसकी आप पीछे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है क्लास साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं तालिबान से मुज़ाकरात की। लगता है ऐसे है कि हुकूमत जब तक ये इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर लेती, ये मसला हल नहीं हो जाता, किसी और इशू की जानिब हुकूमत की जो तवज्जो दिलाई नहीं जा सकती या हुकूमत डालना नहीं चाहती। बहुत अच्छी बात है, हुकूमत भी मुज़ाकरात करना चाहती है, अपोजिशन में भी इस बात पर इत्तफाक है। लेकिन
क्या इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा कि तालिबान आपको धमकियां दे रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को निशाना बनाना चाहते हैं, हम फिर भी मुज़ाकरात पर ही जोर दे रहे हैं, तो ऐसे में मुज़ाकरात का जवाब क्या रह जाता है? शायद अब आपस की बात है, अब इसमें क्या हम बैठ के पाकिस्तान के लोगों के साथ झूठ बोलें या कोई नई बात करें, इस पे कोई आर्गूमेंट कोई नया रह नहीं गया। जो बात कोई ऐसा पहलू हो जो पाकिस्तान के एंकर्स ने, मीडिया ने या सोशल मीडिया ने, आपने, काजी साहब, मैं, जो भी हमारी अपनी अक्ल समझ थी उसके मुताबिक डिस्कस ना किया, नई बात आज आपने की है। मैं समझता हूँ शायद आपको भी नहीं एहसास होगा कि आपकी गुफ्तगू में से नया पॉइंट है जिस पे बात करने की ज़रूरत है। डायलॉग ज़रूर करें, बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। जो हमारा एतराज़ हमेशा रहा है कि आप क्या पावर ऑफ स्ट्रेंथ से डला कर रहे हैं या पावर ऑफ वीकनेस से कर रहे हैं। डिस्प्यूट इस पे रहा है, जो पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस दिल्ली के डिफरेंस को नहीं समझते या हम नहीं समझा सकते प्रॉपर तरीके से, फॉल्ट शायद हमारा होगा, कुछ हम चंद लोग हैं, कि आपने डलाग जो करना है आप किस पोजीशन से करना चाह रहे हैं। आपने वर्ल्ड वार सेकंड के बाद वाला अमेरिकन स्टाइल से डलाग करना है कि पहले उनको शिकस्त दें, फिर आए बातचीत करें ताकि परमानेंट पीस होने की कोशिश की जाए, या आप ये पाकिस्तानी स्टाइल है कि जी पहले जाके पैरों में पड़ जाएं, जी माफ़ी दे दें, हम आपके साथ पीस मांगने आए हैं। और जैसे मैंने कार्टून देखा सोशल मीडिया पे, मेरा ख्याल साबिर साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त कार्टून बनाते हैं, एक बहुत बड़ा उन्होंने गिद्ध दिखाया है, उसके सामने फाख्ता बैठी हुई है, तो फाख्ता उससे अपील कर रहे कि प्लीज़ आप हमसे मुज़ाकरात कर लें, हमसे पीस कर लें, हमसे डील कर लें। एक बहुत बड़ा गिद्ध दिखाया उन्होंने कार्टून में, आगे एक छोटी सी ये फाख्ता बैठी हुई है जो पीस की, अमन की उसे भीख मांग रही है। तो आप खुद इस तरह की कंट्राडिक्शन देख लें। ज़रूर अमन करें, ज़रूर बातचीत करें, लेकिन जो इसका हमें खतरा है कि आप पोजीशन ऑफ वीकनेस से करने जा रहे हैं, आप पोजीशन ऑफ पावर से नहीं करने जा रहे। जो आपने नई बात की थी जिसपे मैंने कहा कि इस पे बहस होनी चाहिए, क्या पॉलिटिशियन, ये सारी पार्टीज जो हैं, ये इसको डाइवर्ट तो नहीं कर रहे इस मसले को, इस मामले को इतना ज्यादा उछाल के, इतना ज्यादा सामने ला के, इनकी अपनी करप्शन, इनकी वीकनेसेस, इनकी नाअहलियां, अभी हम बताएंगे आपको जब ये शुगर स्कैंडल पे आएंगे कि कैसे जब इनका अपना मफाद हो, पैसे खाने हों, तो पीटीआई के लोग भी शामिल हैं इसमें, पीपल्स पार्टी भी शामिल है इसमें, नवाज लीग भी शामिल है, उस पर एजेंडा इनका एक हो जाता है। बेसिकली जो ह्यूज मसाइल आप सामने कर रहे हैं, और आपको ये रिपोर्टें मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी कौमी असेंबली में पेश हो रही हैं। कोई वहां पे ना मीडिया फोकस करने को तैयार है कि इतने अहम इश्यूज हैं। एक आपको एंग्रो का मैंने बताया, कल हमने एंग्रो का स्कैंडल दिया था, और एंग्रो के असद उमर साहब वहीं पे बैठे हुए हैं, वो कल मौजूद थे जब वो रिपोर्ट पेश की गई कि किस एंग्रो को वो हेड करते रहे हैं, उस पे ऊपर इतने सीरियस चार्जेस आए हैं, उस पर फाइन हुआ है 5 अरब रुपए का, इल्जामात लगे हैं कि आपने किसानों को लूटा है। असद उमर साहब बैठे हुए हैं, अगेन कोई रिपोर्ट टेकअप नहीं हो रही। मेरा ये ख्याल है KPK में जो मसाइल इमरान खान साहब से हल नहीं हो पा रहे, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो एक इशू पकड़ें, कौम की गैरत जगवाएं, बाकियों को बगैर समझें और उसके पूरे मसाइल को भूल जाएं। एक इशू है, और नवाज लीग के सारे स्कैंडल हम भूल गए हैं, पीपल्स पार्टी पे नैब के मुकदमात खुलने थे वो भूल गए। तो ये पाकिस्तानी सियासतदानों की कामयाबी है। अभी तो इस कंफ्यूजन से भी नहीं निकला जा रहा। क्लासेस साहब, काई साहब, शेख रशीद कहते हैं कि कोई वफ्द ही नहीं जा रहा था। क्लासेस साहब, आपने भी कुछ दिन पहले ये बात की थी, उस वफ्द का नाम तो बता दें, कौन लोग इसमें शामिल थे, पहले इस बात को तो वाज़ेह कर दें जो आप ये बात मुसल्लत कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करने के लिए जा रहे थे। जो अहम बात कर रहे हैं कि जो आपके लोग यहाँ हम ऑफ द अफेयर्स हैं, एक तो पहली बात वो कितने बाख्तियार हैं। जो अगर किसी से बात करनी हो तो आपके पास इख्तियार तो होना चाहिए ना। आज ही मैं लाल खान का एक कॉलम पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने एक फिगर्स बताई कि कैनेरी आइलैंड में और कहाँ इनके बिलियंस पड़े हैं। इनकी बेगमात जाती हैं वहाँ से जहाज़ों में जाके शॉपिंग करती हैं और वापस आ जाती हैं। तो पहली बात तो ये कि आपकी जो, और वो अहले मगरब भी ये इंश्योर करते हैं कि इसी किस्म के लोग यहाँ पे हुक्मरान हो ताकि कोई बोल ना सके, क्योंकि अगर कोई एवो मोरालेस जैसा चरवाहा वो हेम ऑफ अफेयर हो जाए तो फिर वो इनके काम नहीं होते। तो बात यह कि ये कितने बाइख्तियार है, एक बात। दूसरी बात ये कि मैं ये अर्ज कर चुका हूं कि जो टेररिज्म है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की एक पॉलिसी है। ये टेररिज्म जो है यहाँ कोई होम ग्रोन चीज नहीं है। यहाँ पे पैबंद की थी इन्होंने, यहाँ पे इसका बूटा लगाया था इन्होंने, और उसकी आबियारी भी उधर से हो रही है। अगर सऊदी अरब से पैसे आ रहे हैं, अगर वेस्ट से आ रहे हैं, अगर दुबई से आ रहे हैं, वो अमेरिका के सवाल है कि हमें इससे निकलना कैसे। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, आप पहले ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश
आमद हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत, इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और हमारे सियासतदानों का रद्द अमल और हमारे सियासतदानों के बयानात। काजी साहब, मान लिया हम पे जंग मुसल्लत की गई, लेकिन इससे निकलने के लिए हमने क्या किया? मुसल्लत निकलने के लिए जब आपको कोई बीमारी हो तो पहले इटियोलॉजी पता होगी तो दवाई लेंगे ना उसकी। पहले तो आप ये बिल्कुल, अब तो ठीक है, ये यहाँ आपने इसकी पाबंदकारी की, यहाँ आपके इसने बूटे लगाए गए कोल्ड वार में, अब ये बड़े हो गए हैं। और अब इनको पानी कौन दे रहा है? मैंने अर्ज की कि जो रिसेंटली इंसर्जेंसी खत्म हुई श्रीलंका में, तो आपने फंडिंग बंद करवाई। अब बात यह है कि ये मैं जब आप एनवायरमेंट की स्टोरी पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वार ऑन टेरर इजाद क्यों की गई थी, ये जो नूरा दहशतगर्दी है ये इजाद क्यों की गई थी, ये दुनिया पे के ज़राए पैदावार पे कब्जे की लड़ाई क्या है। तो बात ये है कि ये अब आ जाता है आपका कैपेसिटी का इशू। अगर यहाँ के जो हुक्मरान है, जिस तरह पहले मैंने अर्ज किया कि जब एक न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी लगे ना किसी के एक के अकाउंट्स की बाहर, तो ये तो मुंह के बल जा गिरेंगे भाई, तो ये कैसे लड़ेंगे उनसे? और अंदर भी लड़ना है और बाहर भी लड़ना है। और आपने उनको भी कहना है कि भाई ये ड्रोन वाला मामला भी बंद करें और इनकी फंडिंग बंद हो जाए, उनको गोलियां मिलनी बंद हो जाए, उनको बंदूकें मिलनी बंद हो जाए, तो बात इंसर्जेंसी खत्म हो जाएगी। तो इशू ये है कि पहली बात तो ये है कि इसका क्योंकि अब ये एक इंटरनेशनल जंग है और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इसमें इन्वॉल्व है पूरी तरीके से, जिस तरह हमें नजर आता है। वो अपने टाइम पे उन्हें पता होता है जी कि ये कौन सा टेररिस्ट फिर है, उसको मारना किस वक्त पे है। इसी पे क्लासा साहब, कल मौलाना फजलुर रहमान का बयान भी पढ़कर बड़ी हैरानगी हुई। कहते हैं कि अमेरिका अगर किसी कुत्ते को भी मार दे तो मैं उसे शहीद कहूंगा। नजीर नाजी साहब ने आज अपने कॉलम में इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि काश अमेरिका फिर सारे कुत्तों को शहीद कर दे। शाजिया, वो बाकी नाज साहब का कॉलम मैंने भी पढ़ा है, बड़ा अच्छा कॉलम लिखा है और हमेशा वो मतलब ये चंद कॉलम निगारों में से हैं, उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, जो ये प्रैग्मेटिक स्टाइल में लिखने का फ़न जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और बड़ा सख्त लिखते हैं, स्ट्रेट लिखते हैं और बगैर अपनी पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलैरिटी के चक्कर में नहीं पड़ते कि लोग तालियां बजाएंगे या तनकीद करेंगे। एक बड़ी अहम चीज़ है, अगर ये बयान जो मौलाना साहब ने दिया है कि अगर कोई कुत्ता ही मरेगा तो उसको मैं शहीद करार देंगे अमेरिका के हाथों, अगर किसी आम आदमी ने दिया होता, आप सोच सकती हैं उस आम आदमी का क्या शर हो चुका होता अब तक। बिल्कुल। उसको इस मुल्क को छोड़ना पड़ चुका होता, उसको गोली मार दी जा चुकी होती, उसको सड़क पे जलाया जा चुका होता, पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता कि तुमने शहीद के लफ्ज को कुत्ते के साथ अटैच क्यों किया है। आप इन मजहबी लोगों की पावर देखें, इनका कॉन्फिडेंस देखें। एक मसूफ बैठ के फरमाते हैं मैं उनको शहीद समझता हूँ और पूरे मुल्क में तालियां बजती हैं। फिर हमें उसामा बिन लादेन को भी शहीद बोल देना चाहिए, फिर तो वो भी शहीद हुआ। वो बोला था, वो मुनव्वर हसन साहब ने बोला था। मैं सर छोटा सा काजी साहब, मेरा जो इसमें थोड़ा हल्का सा टेक है, क्या ये इख्तियार इन लोगों के पास रह गया कि जब चाहे ये सियासत करें, जब चाहे ये मजहब की आड़ में लेके अपने आप को प्रोटेक्ट करें? क्या इस मुल्क में एहतजाज नहीं होना चाहिए कि शहीद का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है? हमारे फौजियों के लिए हो सकता है जो जाने देते हैं, जो वतन का दिफा करते हैं, या दूसरे इन द लाइन ऑफ फायर जो मासूम लोग बेगुनाह शहीद होते हैं, नमाजों के दौरान शहीद होते हैं। आज मौलाना ने एक ये कह के कि अगर कुत्ते को भी मारा जाएगा शहीद, इनको पता है कि कितनी बड़ी वो एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं हमारे किसी सियासतदान ने इस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया, सब खामोश हैं। आम आदमी करता, अगर ये आम आदमी करता अब तक ये उसको ये मौलवी ये मदरसे के लगा चुके होते, तुमने किया क्यों है? नहीं, ये एक बात, इसको एक और एंगल से देखें। कैसे? वो शहीद थे या मकतूल है, ये कितना बड़ा कौमी इशू बन चुका है। अब जिस मुल्क में 18 घंटे बिजली नहीं आ रही, लोग भूख से, क्या ये मौजूआत मीडिया पर और हमारे ऊपर मुसल्लत किए जाते हैं ताकि हम वो बात ना कर सकें जो असल बात है? ये कितना वाइटल इशू है। इस इशू के रिजॉल्व होने से क्या हो जाएगा अगले दिन कि वो शहीद थे या नहीं थे? भाई आज कॉलम लिखे जा रहे हैं, हम इस वक्त इतनी बुरी तरह नॉन इश्यूज में हमें घेर दिया गया है और ये मसला ये है काई साहब कि आप अपनी सोच इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या दे रहे हैं? नहीं, सो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें क्या को शहीद कह के आप क्या सोच दे रहे हैं? इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको फूल भेज रही है, मैसेज दे रहे हैं कि हां हमारी सोच तालिबान के साथ बात कर ली आपने। इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको फूल दे रही है, बम आ रही है, यहाँ पे रेमंड डेविस को भेज रही है। अगर यहां से जुर्म पैदा हो रहा है तो इसकी शख्साने फॉरेन पॉलिसी इतनी सख्त कर लें, आपको छोड़े ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप उनको बेल आउट कर देते। आज सारा मीडिया कॉलम जी परचम नीचे कर दें, इधर कर दें। यहां हालत ये है कि आज एक दिन में फिर 1150 बच्चे भूख से मर जाएंगे। स्टेंटेड ग्रोथ है बच्चों की। हमें इन्होंने जानबूझ के ऐसे मौजूआत में उलझा दिया है कि हमें पता ही ना चले कि हमारे साथ हाथ क्या हो रहा है। ये कितना बड़ा इशू है। मेरे लिए तो ये कोई इशू नहीं है। अब मैं उनको बिल्कुल शहीद नहीं समझता, ये अलग बात है, मगर ये मेरे लिए कोई कौमी सवाल भी नहीं है। मैं इतना अर्ज करना नहीं, अवाम जानना चाहते हैं कैसे दहशतगर्द को शहीद कहना। अवाम को ये जानना चाहिए कि इस दहशतगर्दी की आड़ में वो खुद बेचारे शहीद हो रहे हैं।
ना उनको पानी है उनके पास, ना बिजली है उनके पास, ना रोजगार है उनके पास। रोजाना उन पर ड्रोन गिराए जाते हैं, कभी बमों के जरिए, कभी पेट्रोल की कीमतों के जरिए, कभी सब्जियों की। कल आपने क्या स्टोरी सही क्लास। अब आगे बढ़ना है, इससे पहले मैं आखिरी सवाल, अब इस इशू से हमें बाहर निकलना है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नेटो सप्लाई बंद होनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए। आपके अंदर के सोर्सेज बताते क्या हैं कि हुकूमत सोच क्या रही है? सोच, आपको याद होगा कल परसों हमने 2-3 बातें की थी, वही सामने आ रही हैं। जब चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा था जी बस कल हमारे 3 लोग जाने वाले थे, आज नाजी साहब ने भी कहा है कि जिनका नाम बताया जा रहा है उन्होंने इनकार किया कि मेरे फरिश्तों को पता ही नहीं है कि जा रहे थे नहीं जा रहे थे। और मैंने आपको कहा था उसी दिन पहले, सबसे पहले प्रोग्राम में मैं कि ये ब्लफ मास्टर हैं चौधरी निसार अली खान, टोटल ब्लफ किया जा रहा है। उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, अपना प्रोफाइल हाई करने के लिए, हमारे दोस्त आमिर मतीन साहब हैं वो तो न्यूज़ में अपनी प्रेस गैलरी लिखते, उन्होंने भी यही बात की कि चौधरी निसार अली खान साहब के पास एक वो कहते हैं ना बटेरा हाथ, उनके हाथ चढ़ गया तालिबान मुज़ाकरात वाला, उसको बेचने की कोशिश की जा रही है और मुसलसल गलत फिगर दे के, रॉन्ग स्टेटमेंट दे के पूरी कौम को बेवकूफ़। बस ये हमारे तो कल जाने वाले थे, अभी रवाना हो गए थे, मैंने खुद सी ऑफ किया, अभी गाड़ी पे बिठाया तो रास्ते में ड्रोन हो गए तो वापस आ गए। आज आमिर मीर साहब की भी स्टोरी इसी पे है कि ये सारा झूठ बोला है चौधरी निसार अली खान साहब ने, और ये बात हम पहले कह चुका हूं, मैं उसी दिन मैंने कहा था ब्लफ कर रहे हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये जो है, जो सबसे बड़ा डली में कल हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी कि ये जो जमात इस्लामी साहब के सरबराह का बयान आया है और इनमें बड़े लाखों लोग, इनके पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, एक आवाज़ कहीं से नहीं। और मैंने कल कहा था कि मुझे अब समझ आ रही है कि जमात इस्लामी को बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बैन किया था। कल बिलावल भुट्टो ने वही उसको ट्वीट किया है, ये नहीं कि हमारा प्रोग्राम देख के किया होगा, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी। कल बिलावल भुट्टो ने भी यही बात की है कि जमात इस्लामी के साथ वही कुछ होना चाहिए कि बांग्लादेश में उनकी सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि मजहबी लोगों को इजाजत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दूर। और उसका नुकसान देखते हैं, कि एक जो साहब हैं वो उसको शहीद करा के मनवा रहे हैं कौम से, और दूसरे साहब कह रहे हैं अगेन मजहबी कि जनाब कुत्ता भी मारा गया तो मैं उसको शहीद कहूंगा। हमें इन इश्यूज से बाहर निकलना है, आवाम के जो असल इश्यूज हैं हमें उनकी तरफ, हमारे मीडिया की भी कुछ रिस्पांसिबिलिटीज है, हमें भी अब आवाम के इश्यूज को उतना हाईलाइट करना है, ना कि मुज़ाकरात होने चाहिए नहीं होने चाहिए। हम उस इशू पे आते हैं। क्लास में अपनी खबर जरा हमारे साथ शेयर कीजिए। ये जो सियासतदान एक तरफ मुज़ाकरात की बातें करते हैं, दूसरी जानिब अपने मफादात है वो दिन रात उसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। क्या फायदा होने वाला है सियासतदानों की शुगर मिलों को? आज इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हो रहा है और इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने आज इजलास की सदारत करनी है। स्टोरी हम दे चुके हैं आपको, पिछले 2-3 दिन पहले हमने कोई डिटेल उसकी दी थी। आज इसको हम फॉलो अप कर रहे हैं कि आज इसका फैसला होना है कि शुगर मिलों को फ़ायदा देने के लिए एक समरी मूव की गई है। पहले एक समरी मूव की गई, उसको हटा के दूसरी की गई है, जो इसमें पूरा स्कैंडल है कि पहले कहा गया कि इन शुगर मिलों से 1.5 लाख टन आप चीनी खरीद लें, फेयर एनफ। और शफकत नकवी साहब हैं, ये कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे थे, बड़ा इन्होंने वहाँ लाखों और करोड़ों रुपए के पाकिस्तान प्रिविलेज लिए शफकत नकवी साहब ने। अब वो बैठ के पाकिस्तान की आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट और आजकल बाइंग और सेलिंग में मसरूफ़ हैं यहाँ पे। तो मसरूफ़ ने एक समरी बनाई, उस समरी में उन्होंने प्रपोजल दी थी कि 1.5 लाख टन चीनी खरीद ली जाए। इन गरीब शुगर मिल वालों के पास चीनी फालतू पड़ी हुई तो हम ले लेते हैं उनको। जो ही समरी तैयार हुई है तो उनको एक दबाव डाला गया शुगर मिल्स माफिया की तरफ से कि हजूर आप ये क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख टन तो वो कहते हैं ऊँट के मुंह में जेरे के बराबर होगा, आप मेहरबानी फरमाएं चेंज करें। उन्होंने कहा आका सरकार, ये अफसरान है हमारी ब्यूरोक्रेसी, ये कोई आप हुक्म करें कितनी लेनी है। उन्होंने कहा जी 6.5 लाख टन की समरी बनाएं। अच्छा। तो शफकत नकवी साहब ने डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनको कहें चैलेंज करके देखें, टीवी पे बात कर रहे हैं, दोनों समरीज हमारे पास मौजूद हैं कि मसरूफ ने उस 1.5 लाख टन की समरी को रातों रात बैठ के दोबारा लिखा, अपने कंप्यूटर पर बैठे उन्होंने 1.5 लाख से 6.5 लाख ये टन कर दिया कि इन गरीबों से 6.5 लाख टन के लें। इन द मीन वाइल जब ये समरी बन गई थी पहली, तो दूसरी बनने लगी तो शुगर मिल्स वालों ने मार्केट में 2 रुपए अपनी चीनी की कीमत पर किलो बढ़ा भी दी, ताकि जब हुकूमत हमसे लेने के लिए आए तो 2 रुपए पर किलोग्राम चीनी बढ़ी हुई कीमत पे सेल करेंगे। ये अब जरा इनकी चलाकियां देखें, समझदारियां देखें, ये सारी समझदारियां चलाकियां हमारे और आपके लिए हैं, दुनिया के लिए नहीं है। उसके बाद आज वो समरी पेश हो रही है नई, जिसमें 6.5 लाख टन खरीदी जा रही है। और टीसीपी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ईसीसी को पिछले इजलास में बुलाया था कि खुदा के लिए हमारी शुगर मिलों से जान छुड़वाएं। 24 अरब रुपए के हम इनसे पहले चीनी ले चुके हैं, सब्सिडी है, अब आप हमें मजीद कह रहे हैं। अच्छा, इसमें टेक ये है, अभी मुश्ताक घुमन साहब के भी एक्सपर्ट हम इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। टेक ये है कि टीसीपी बैंकों के पास जाती है, कमर्शियल लोन लेती है, वो कर्जा लेके इनको पैसे फराहम करती है इन शुगर मिलों को कि आपसे हम चीनी ले रहे हैं, वो चीनी इनके पास पड़ी रहती है अपने गोदामों में। आप कहें कि हमारे अपने सियासतदानों को पैसे देती हैं, शुगर मिलें इन्हीं की तो हैं।
उसी में तीनों की शुगर मिले हैं। इसमें पीटीआई जो बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े नेक नाम बनते हैं, उनके बात की जाए तो उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। हमारे लीडरों को कुछ ना कहे। इसमें पीटीआई के लीडरों की शामिल हैं, शुगर मिले हैं जिनको आज फायदे होने वाले हैं अरबों खरबों के। उसमें पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े लोग नाम शामिल हैं, उसमें अपने मियां साहबान, शरीफ साहब, उनका भी नाम शामिल है। मुश्ताक घुमन साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। जी मुश्ताक, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। जी मुश्ताक बताइएगा ये क्या सारा मामला। जी 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 क्लास साहब। हाँ जी मुश्ताक, आज समरी पेश हो रही है इसमें ईसीसी में। आप भी बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, फॉलो करते रहते हैं ऐसी स्टोरीज को। ये जरा मैंने भी एक्सप्लेन किया, हमने भी फाइल की थी स्टोरी, यहाँ ब्रेक की थी, दी थी। ये क्या ये घन चक्कर है सारा का सारा कि 1.5 लाख ये टन की समरी रातों रात शफकत नकवी साहब ने 6.5 लाख टन में कैसे बदल दिए? और टीसीपी कहती है हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम कहाँ से अरबों रुपए की चीनी खरीदेंगे? साहब जब ये स्टार्ट में इन्होंने समरी पहले तैयार की थी, वो 14 अक्टूबर को तैयार की थी, जिसमें 1.5 लाख टन का इन्होंने कहा था कि वो खरीद लेते हैं और वो आर्मी को और नेवी को और सीएसडी के जरिए सप्लाई करेंगे। जो ही इसकी भिनक जो है वो इनको शुगर मिल वालों को पड़ी, उन्होंने सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज को प्रेशराइज किया और कहा जी कि हमारे पास तो पहले ही 18,28,613 मैट्रिक टन चीनी जो है वो ओल्ड स्टॉक्स पड़े हुए हैं, यानी ये नए स्टॉक्स के लिए नहीं ले रहे, ये पुरानी वो चीनी है जो अब उन्होंने हर हालत में निकालनी है और वो चाह रहे हैं कि भाई इसको ये निकल जाए। और चूंकि इस वक्त नया सीजन क्रशिंग सीजन स्टार्ट होने वाला था, बल्कि 1 नवंबर को होना था, वो भी नहीं होने ओवर प्रोडक्शन होगी थी घुमन साहब, क्या ये ओवर प्रोडक्शन होगी थी उनसे? सर ओवर प्रोडक्शन नहीं होती, इशू ये है कि ये अपने स्टॉक्स जो होते हैं वो सही तरीके से हुकूमत को बताते नहीं है, ये छुपा के रखते हैं। और जब बाद में जब टाइम आता है कि आप तो वही ये जो जाया हो जाएगी, खराब हो जाएगी, नई जो है वो आने वाली है फसल जो है, तो अपना नुकसान तो क्यों ये अपना नुकसान क्यों करना चाहते हैं? क्यों हुकूमत को नहीं बताते वक्त पे? अगर वो पड़ी रहेगी तो खराब हो जाएगी। इसका जवाब लेते हैं। मुश्ताक के साथ रहे, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुश्ताक घुमन हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मुश्ताक, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, अगर ये समरी अप्रूव हो जाती है तो कल मार्केट में चीनी महंगी हो जाएगी, तो हुकूमत की तो लेने वाली भी है, देने वाली भी है, इनकी तो 5 उंगलियां घी में ही है। यकीनन अगर ये अप्रूव हो जाती है 6.5 लाख या 5 लाख कर लेते हैं या 4 लाख कर लेते हैं, उससे एक ट्रेंड जो है वो सेट हो जाएगा और ये कहा जाएगा कि इनके पास स्टॉक्स कम हो रहे हैं और जो मैनिपुलेट कर लेंगे प्राइसेस को, और जो उनके पास तकरीबन 10 से 12 लाख या 14 लाख टन जो पड़ी होगी चीनी, वो उसको महंगे दाम बेच लेंगे, मार्केट में फौरी तौर पर फेंक देंगे और वो अरबों रुपए कमा लेंगे। चलिए ये देखते हैं कि कल ये समरी के अप्रूवल के बाद कीमतें बढ़ती हैं। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है शाजिया, इंटरेस्टिंग चीज ये है, बहुत सारी मिलों ने इनसे ये ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने इन बैंकों से कर्जे लिए, इन मिलों को फराहम किए, डील्स हुई और मार्केट में चीनी बढ़ जाने के बाद उन्होंने जो मिल मालकान थे उन्होंने ना वो पैसे वापस किए टीसीपी के, उन्होंने अपनी चीनी उठा के मार्केट में महंगे दामों बेच दी कि कीमत बढ़ गई। अब ये डील्स करते रहे हैं, ये फैसला भी खुद करते हैं, ये समरियां भी खुद बनाते हैं, अपोजिशन भी खुद है, हुकूमत भी खुद है। हाँ। और फायदे भी नहीं के हो रहे हैं। 2 रुपए इन्होंने कीमत चीनी की बढ़ा दी है इस डील कराने से पहले, अरबों रुपए इसमें ले लेंगे, इसमें भी महंगे कर देंगे। मतलब पूरे का पूरा इन इश्यूज पे बात नहीं करेंगे। जैसे काजी साहब और हम कह रहे थे तालिबान ये शहीद हैं, वो नहीं है, मुझे तो वही बगदाद सही इशू ने दबाने की एक बाकायदा कोशिश की जा रही है। वो हिलाकू खान से पहले का बगदाद याद आ रहा है कि जो बहसें हो रही होती, हिलाकू खान जब अटैक किया उससे पहले के जो बहसे मुबैसे हो रहे थे, हमारा हाल भी उसी तरह का हो चुका है वैसे। सही कह रहे हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं शाजिया, ये जो हमारे जायद अहमद साहब वजीर हैं, इसके टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर हैं और साइंस की भी हैं, उन्होंने एक जगह बताया, एक जगह उन्होंने कुछ बड़े अच्छे ये फिगर्स दिए हैं। वो उनका कहना है कि पाकिस्तान जो एनवायरमेंटल डिजास्टर में या जो एमिशंस होती हैं ये उसका नंबर तो बहुत नीचे 135वां नंबर है, लेकिन जो विक्टिम है उसमें तीसरा बड़ा विक्टिम पाकिस्तान और वल्नरेबल है।
अब सवाल ये पैदा, अच्छा अब इस डिजास्टर को ठीक करने के लिए हमें $5.2 अरब सालाना चाहिए, और 2010 में जो सैलाब आए थे और यहाँ जो सैलाब आ रहे हैं, और आज भी अगर आप देखें तो गर्मी, आज नवंबर है लेकिन अभी तक सर्दी आई नहीं, तो इससे बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और इससे हमें बड़े नुकसान हो सकते हैं। मगर मैंने आज इस स्टोरी को जोड़ा है एक और चीज़ से। बात यह है कि आखिर जो एनवायरमेंटल डिजास्टर पूरी दुनिया में हो रहा है ये क्यों हो रहा है। अब यहाँ पूरी दुनिया में और ये टेररिज्म भी कैसे से जुड़ा हुआ है, दो किस्म का टेररिज्म, कि यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ की एक कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा जो नेचर है उसको कैश में तब्दील करने को आप ग्रोथ समझते हैं। मसलन आप जो है नेचर को मिसाल के तौर पे अब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लोगों ने रिसर्च की है कि आप यहाँ पे सिंथेटिक ऑयल बना सकते हैं, ये तेल नीचे से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे भी इकोलॉजिकल डिजास्टर हो रहा है। तो अब होता क्या है, अब होता यह है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको कैश में तब्दील करने के लिए इन पे कब्जे की जरूरत होती है, और जब आपने इन पे कब्जा करना होता है तो फिर आपको जो है वो नूरा दहशतगर्दी चाहिए होती है, फिर आपके मुल्क में इंसर्जेंसी होती है। एक तरफ आप जमीन के खिलाफ जुर्म कर रहे होते हैं कि उसको वायोलेट करते हैं इस इकोनॉमिक्स के मॉडल में, और दूसरी तरफ इन ज़राए पैदावार पर कब्जा करने के लिए आप जो है ये जंगें करवाते हैं, इंसर्जेंसीज करवाते हैं, ड्रोन के जरिए एक बहाना ढूंढते हैं, दूसरा बहाना ढूंढते हैं, कभी बैतुल्ला मसूद के बहाने आते हैं, कभी किसी बहाने आते हैं। तो बुनियाद क्या होती है, क्या आप जाके, और फिर अफ्रीका में क्या हुआ, लैटिन अमेरिका में क्या हुआ, हमारे यहाँ जहाँ भी इन्होंने मिनरल्स निकाले वहाँ पे इन्होंने एनवायरनमेंट का कोई ख्याल नहीं रखा, जिस तरह अभी एक्वाडोर में हुआ, जिस तरह हर जगह पे, जिस तरह मैंने एक काल की स्टोरी की थी चकवाल में कि कैसे गांव के लोग वहाँ से चले गए, वहाँ से जो हमने नीचे तेल निकाला। तो ये बेसिकली, अब इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं कोट करना चाहता हूँ, एक वंदना शिवा हैं जिन्होंने एक फिलासफर भी हैं, इन्होंने कहा है कि भूटान और दूसरे मुल्कों में जो जीडीपी है इसकी इस्तिलाह को लोगों ने बदल दिया है, क्योंकि ये जो जीडीपी में इजाफा हो रहा है, ये जो नेचर कैश में बदल रही है, इससे इंसान अजाब में जा रहा है और कैश किसी को मिल रही है, जिस तरह चीनी की कैश किसी को मिल रही है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि अब भूटान और दूसरे मुल्कों ने ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बजाय ग्रास डोमेस्टिक हैप्पीनेस की बात की है कि जीडीपी एज कि ये जब तक नहीं बढ़ती, जब तक ये ज़राए पैदावार को आप कैश में तब्दील करने के लिए लड़ाइयाँ ग्लोब पे करते रहेंगे, आप यहाँ वार एंड टेरर भी रखेंगे, तो ये एक बड़ा, इसको इस पर्सपेक्टिव में अगर आप नहीं देखते, मगर इसके खिलाफ अब हमें रिएक्शन नजर आता है, लैटिन अमेरिका में रिएक्शन नजर आ रहा है। तो ये है एनवायरमेंट का। और 5.2 बिलियन, आखिरी फिक्रा कि 5.2 बिलियन, हमने तो 6 बिलियन कर्जा लिया कि पिछले पैसे वापस कर दें, तो अपने एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए 5.2 बिलियन कहां से लेंगे। कैसा भारत का जो मुरीख की तरफ सफर कर रहा है वो तो बहुत आगे जा रहा है। अच्छा, मैं बस इसमें 2 फिक्रे कहूंगा, फिर क्लासा साहब की स्टोरी। उसमें यह है कि बहुत आगे जा रहा है, लेकिन मैं एक फिक्र देख रहा था यहाँ पे जो इंडियन प्लानिंग कमीशन के हैं। इंडियन प्लानिंग कमीशन ने रिसेंटली ये कहा है कि जनाब हमारे मुल्क में जो 30 रुपए बंदा दिन में शहर में कमाता है वो गरीब नहीं है, और 25 रुपए जो कमाता है अर्बन से वो गरीब नहीं है। तो वहाँ पे बहुत लड़ाई, यहाँ पे शौकत अजीज साहब ने भी यही किया था कि यहाँ पे लोगों को एकदम अमीर कर दिया था गुर्बत की लकीर को नीचे करके। आप पॉवर्टी लाइन नीचे आए तो कहेंगे खुद बहुत लोग तो गुर्बत की लकीर से बाहर निकल गए। तो मैं ये सोच रहा था कि, और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि इस मैशत के बायस 2,70,000 किसानों ने खुदकुशी की थी वहाँ पे। ये जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग की थी उनकी, और वो यही एनवायरमेंट और यही मैशत का मॉडल जो वंदना शिवा कह रही हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा का शुक्र है मरीख पे इंसान नहीं है, जो नीचे बसने वाले इंसान है उनकी जिंदगी दोबर करके आप जा रहे हैं। और जितना ये आप मैशत में फिगर्स बताते हैं कि 84 बिलियन कमा लिए, वो उसमें एक तरफ बिलियनर पैदा हो रहे हैं और नीचे गरीब। क्लास साहब आपकी खबर की तरफ छोटा सा जी इस पे मैं आता हूँ, खबर पे आता हूँ काजी साहब की, जो इंडिया ने वो किया है अपना लॉन्च किया स्पेस का। मेरा ख्याल है हमें पाकिस्तान को या सबको अपने ये नेबर्स अगर इस तरह की कोई साइंटिफिक अचीवमेंट करें, हमें भी करनी चाहिए। मेरा ख्याल है इस पे हमें एक तो उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए कि उनके साइंटिस्ट ने चलो इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है, थोड़ा सा एक अप्रिशिएट करना चाहिए कि साइंटिफिक जो तरक्की है ये सिर्फ यूरोपियन नेशंस का वो उस पर डोमेन नहीं है, कुछ यहाँ पे एशियंस कौमें भी हैं वो भी कुछ कर सकते हैं। चाइना ने इससे पहले किया है और ये बेसिकली समझी जा रही है चाइना और इंडिया के स्पेस वार है, जो कि अच्छी चीज़ है मेरा ख्याल है। ऐसे ही यूरोपियन कौमों ने तरक्की के कंपटीशन में आके की है, हम उनको मेरा ख्याल है इस तरीके का भी अप्रिशिएट कर सकते हैं कि दे हैव डन ए गुड जॉब। अच्छा, उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बाकी चीज़ें तो काजी साहब ठीक कह रहे हैं, हमारे यहाँ भी इस तरह के इशूज़ हैं। इस पर टोटल जो कास्ट है ये ना, इसको बनाने में वो कह रहे हैं 50 मिलियन पाउंड या 70 मिलियन ये डॉलर वो कह रहे हैं कि इतने के करीब खर्च हुए हैं। ये तो वो अमाउंट है जो हमारे इंतहाई ऑनरेबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब वहां पे स्विस अकाउंट से निकाल के ले गए। 500 अगर वो डोनेशन दे देते तो
500 करोड़ नहीं, ये $60 मिलियन ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, मैं कह रहा हूं जो मस्ट अप्रिशिएट देम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अनइवन डेवलपमेंट है, ये इसको अगर आप देखें ना, जिंदगी में एक तरफ देखें, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी लाहौर की आबादी धोबी मंडी में चले जाते हैं और साथ ही किसी अमीर आबादी में कह रहा हूं, तो ये अगर इसको पहले ब्रिज कर लें, दुनिया को ठीक कर लें, तो फिर ऊपर चले जाएंगे। ये चले उनकी प्रायोरिटीज हैं, हाउ डू दे मतलब प्रायोरिटाइज देयर वर्क, उन्होंने कैसे करना है, क्यों करना है, नहीं करना है, उनका मसला है। लेकिन मैं एक और बात कह रहा हूं कि असल चीज ये है कि टोटल जो इस पे कॉस्ट लगी है वो $70 मिलियन है। ये उतनी ही अमाउंट बनती है जितनी हमारे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब पे ये स्विस बैंकों में रख के वहां से ट्रांसफर करने का इल्जाम था, और हमने 5 साल यहाँ पे बहुत बड़े हमने फसादात देखे। इस काम में इंडिया का काम नहीं है, स्पेस शिप भेज दिया। इंडिया की अगर आप फिक्र देखें ना, जो पैसे उनके पड़े हुए हैं, वो भी कम नहीं है। मुझे ब्रेक नहीं होंगे, नहीं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, इतनी अमाउंट में उन्होंने स्पेस शिप भेज दिया जितनी अमाउंट में हम यहाँ पे वो करते रहे हैं। हमारे साबिक सदर साहब अपना दिफा करते हैं। क्या आपकी खबर की तरफ आते हैं, सीडीए करप्शन की क्या कहानियां बता रहा है, कंफ्यूज क्यों है, करप्शन हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, एक ब्रेक के बाद कंफ्यूज नहीं है। अच्छा ब्रेक लेने दें। कंफ्यूज नहीं है, आप और हमें कंफ्यूज करते हैं, वो बताता हूं मैं अभी। ये कंफ्यूज नहीं है, ये बड़े समझदार ब्यूरोक्रेट है यहाँ जो बैठे हुए अफसर चाहिए। चलें ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद क्लास। अब क्या मामला है, सीडीए बता रहा है करप्शन हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, क्या ये सारा कहानी है? ये क्लासिक केस है। मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में बहुत कम मौकों पे मैं हैरान हुआ हूँगा। दैट्स वन ऑफ देम कि एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं कि सीडीए ने एक रिपोर्ट तैयार की कि इनके यहाँ कुछ 24 केसेस ऑफ करप्शन इरेगुलरिटी सामने। ये 2012-13 की बात करूँ, अभी माली साल 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें उनसे कुछ ये क्वेश्चन रेज किए गए थे कि पहले तो हमें बताया जाए कि क्या वाकई कुछ सीडीए में इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, करप्शन इरेगुलरिटीज़ अलॉटमेंट के केसेस वगैरह 2012-13 में। और दूसरा उनमें पूछा गया कि उनकी नेचर क्या है, किस किस नेचर के हैं केसेस हैं जो। और तीसरा बड़ा अहम सवाल था और जिस पे हम आ रहे हैं, वो जो पूछते हैं कि सीडीए को इन तमाम ये जो इंक्वायरीज अगर हुई हैं, स्कैंडल सामने है, तो नुकसान कितना हुआ है, मतलब फाइनेंशियल फिगर बताएं। उस रिपोर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग ये उसमें चीज़ें लिख रहे हैं सीडीए की ये जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ये फरमाते हैं कि जनाब कि हमारे यहाँ 24 करप्शन के बाकायदा ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, मेरे सामने पेपर पड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ करप्शन के 24 केसेस सामने आए हैं जिसमें इरेगुलरिटीज़ की गई हैं। प्लाट्स बहुत बड़े अरबों रुपए के प्लाट्स, ये खुद मतलब जिन जिन एरियाज़ का बता रहे हैं और इसमें रेफरेंसेस दे रहे हैं इंक्वायरीज़ के, वहाँ अरबों रुपए के प्लाट्स हैं, वो गलत तरीके से अलाट किए गए। वो मैं कुछ आपको डिटेल भी बताता हूँ कि कौन कौन सी इंक्वायरीज़ हैं। तो आखिर में जब वहाँ पर पहुँचे हैं कि जनाब नुकसान कितना हुआ है, करप्शन कितनी हुई है, उसके आगे जवाब लिखा हुआ है नील। ये खुद डिटेल दे रहे हैं, 24 केसेस की डिटेल है। उसके बाद जब ये पूछा गया कि इसमें ये करप्शन कितनी है, इसमें इरेगुलरिटीज़ का वॉल्यूम कितना है, वो फरमाते हैं नील, मतलब है कोई करप्शन नहीं हुई। वो भाई मेरे अगर कोई करप्शन नहीं हुई तो आप पहला भी इंक्वायरी रिपोर्ट में लिख के दे दें कि कोई हमारे यहाँ करप्शन केस नहीं है, हमारे यहाँ कोई करप्शन, हम तो करप्शन फ्री इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे यहाँ तो फरिश्ते बैठे हुए हैं। इंटरेस्टिंगली कुछ केसेस बताता हूँ कि ये कौन कौन से इंक्वायरीज थी जिनके जवाब में माना भी है कि करप्शन हुई है, इंक्वायरीज कर रहे हैं। चलो भाई आप अभी तक कैसी करप्शन है जिसमें कोई नुकसान ही नहीं है? नहीं, हम एक एक्सक्यूज और आ सकता है, कौम का हुआ है, सीडीए वालों को तो फायदा हुआ होगा जिन्होंने, इसीलिए शायद नुकसान नहीं समझते। ये काजी साहब, ये कौम भी शामिल होती है, सीडीए वाले हवा में तो नहीं कर रहे होते ना। आप और मैं जाकर उनके साथ मिल मिला के कुछ करते हैं ना, हम भी तो अवाम में शामिल है ना। अकेले मतलब एक हाथ से ताली तो नहीं बजती। ये अवाम भी इतनी मासूम नहीं है जितना हमने इनको बना दिया। ये पूरे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं इन तमाम कामों में। अवाम नहीं होते, वो खवास होते हैं। अवाम तो बेचारा नाई होता है, मेरी तरह गरीब आदमी होता है। वो बात कहते हैं ना, मौका मिलने वाली बात है। जिसको मौका मिल रहा होता है वो फौरी तौर पर खवास में शामिल होकर लूटमार कर लेता है। खैर एनीवे, मैं जो इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, कुछ केसेस हैं जो मैं बताऊं किन किन केसेस पे इन पे इंक्वायरीज हुई थी। डॉग फीड लिया गया, उसमें इन्होंने करप्शन, कुत्ते के मतलब उसमें अब इसमें फतवा ले लेंगे वैसे कि कुत्ते का फीड अगर लेने में करप्शन की जाए कि कुत्ते के लिए जो फीड लिया जा रहा है उसके लिए भी ये यहाँ पे सीडीए के अफसरों ने उस समय भी घपला कर लिया। मजलूम बेज़बान जानवर का भी इन्होंने जो वो था फीड था वो भी खा पी गए, इस पे थी। ऐसे अरबों रुपए के प्लाट्स हैं, खुद कह रहे हैं कि उनमें इरेगुलरिटीज हुई हैं। जहाँ 7th एवेन्यू पे स्ट्रीट लाइट्स लोग चोरी कर गए हैं, काजी साहब अंदाजा कर, स्ट्रीट लाइट्स चोरी हुई हैं।
वो भी उसको मानते हैं कि चोरी हुई है, वो भी नुकसान नहीं है, वही कोई ना करप्शन की है। या टोल प्लाजा में मैसिवली इरेगुलरिटीज का स्कैंडल सामने आया, वो कहते हैं हाँ हुआ है लेकिन जी ये कोई करप्शन तो ये कोई ना हुई। ऐसे जैली क्लेम पे या क्लेम के कुछ लोगों ने 55 लाख रुपए की अदायगी की है, वो फरमाते हैं ये भी करप्शन यहाँ पे नहीं है, खुद बता रहे हैं। ऐसे ही वो बता रहे हैं कि इनका अपना स्टाफ है वो इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व है, वॉल्यूम नहीं बताया कि किस किस्म की इरेगुलरिटीज में है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। या सैदपुर विलेज है, वहाँ से पार्किंग लाइट, कार पार्किंग लाइट से वो ये चुरा कर ले गए हैं। यहाँ टक शॉप्स हैं, उनमें इरेगुलरिटीज हुई हैं, लेकिन दाद देनी चाहिए सीडीए के हमारे अफसरान को, ब्यूरोक्रेसी को। नए चेयरमैन साहब लाहौर से इंपोर्ट किए गए थे और बड़े दबंग समझे जाते हैं, बड़े तल्लुकात हैं उनके और बड़ा नाम है, ये उन्हीं की जारी की हुई है, उनकी एफिशिएंसी है। सीडीए से पूछना चाहिए क्लास साहब, इनके नजदीक करप्शन की डेफिनेशन क्या है? वो बता दिया। जो नए चेयरमैन सीडीए साहब आए हैं लाहौर से लाए गए और आजकल बड़ा ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है कि जहाँ डीएमजी का जो एक कल्चर है जो ऑलरेडी था हमेशा से, 5 डीएमजी अफसरान ने ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे कब्जा कर लिया है, उन्होंने आगे तमाम की पोजीशन पे डीएमजी वालों ने अपने अपने बंदे बिठाना शुरू कर दिए। तो सीडीए चेयरमैन साहब भी वहीं से लाए गए हैं कि लाहौर से लाया गया है उनको कि आपने इदारे को ठीक करना है। उन्होंने इदारा ये ठीक किया, जो इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की है हमारे नए चेयरमैन सीडीए साहब ने, उसमें फरमाते हैं कि 24 केसेस ऑफ करप्शन मेरे आने से पहले हुए थे, लेकिन करप्शन नहीं हुई, कोई 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। अरबों रुपए के प्लाट्स में गड़बड़ की है, खुद मानते हैं। ये स्टाइल है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का, इनको रन करने का। हम करप्शन की इसके साथ बात करें तो लॉसेस पे आ जाते हैं थोड़ा सा। पीआईए की बात कर लें। हाँ बिल्कुल कर लें। 150 अरब रुपए के लॉसेस में है, ये इस वक्त जा रही है। 26% शेयर्स का इसको जो प्राइवेटाइज करने का इनका प्लान चल रहा है। इन पे बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ डिटेल सामने आई है कि पीआईए को बैरून मुल्क अपने ट्रैवल में इनको 5 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए हैं। वो करप्शन है जो यहाँ पे एफआईए और इमिग्रेशन का स्टाफ कर रहा है, उसकी कीमत पीआईए ने दी है। कि पाकिस्तान से जब वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो पीआईए पे ट्रैवल करते हैं, बोगस डॉक्यूमेंट्स पे करते हैं, उनके पास प्रॉपर उनके पास वीज़ा नहीं होते, जैली वीज़े होते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग होती है, पीआईए ने इस मद में 5 करोड़ रुपए उन्होंने अदा किए हैं। ये वो कीमत है जो एफआईए का स्टाफ, इमिग्रेशन स्टाफ ये मिल के लोगों को यहाँ से ट्रांसपोर्ट कराते हैं या उनको प्रॉपर तरीके से नहीं करते। एक तो इनका है। पीए के साथ जुड़ी हुई एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अब ये भी पैसे हम दे रहे हैं, ये भी टैक्स पेयर देगा पाकिस्तान का पैसा। कि अभी हमने उनको ये बिलियंस ऑफ रुपीस के बेल आउट दिए कि 5 करोड़ रुपए जो हमने गैर मुल्कों को अदा करने हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि कुछ रूट्स से पाकिस्तान के बड़े प्रॉफिटेबल थे, अब ये पता चला है कि तमाम के तमाम रूट्स 2011 के बाद वो चल रहे हैं, आपके घाटे में चल रहे हैं। अब पीए के रूट्स यहाँ फ्रैंकफर्ट है, आपका एम्स्टरडैम है, लाहौर फ्रैंकफर्ट है, इस्लामाबाद है। ऐसे ही मजीद जो रूट्स हैं उसमें वो कहते हैं 1 बिलियन रुपए से ज़्यादा का नुकसान पीआईए को हुआ है। ये सिर्फ इसकी एक रूट बता रहा हूँ। ऐसे लाहौर, ओस्लो और कोपनहेगन, लाहौर इस्लामाबाद जो रूट्स हैं अगेन वाया जो उसके लिए इस्लामाबाद से जा रहे हैं, उस पे आपको 80 करोड़ रुपए का नुकसान है। सो चंद रूट्स जो प्रॉफिटेबल थे उनका पिछले 2 सालों में 2 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ये आपकी इसकी सिचुएशन है। अब जरा फायदा ये होगा ना, कीमतों में कमी आ जाएगी पीआईए के जब प्राइवेटाइज करनी होगी तो कहीं तो महंगाई कंट्रोल में आए। मैं उसके हक में अगेन आई वुड से कि जिस तरह बुरा हाल हो चुका है, 150 अरब रुपया एक कारपोरेशन खा रही है और वहां पे बेहतरी के आसार नहीं है। किया ही जा रहा है, नुकसान इसलिए किया जाता है कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए, कर दें। एक बड़े नुकसान के लिए कौन को तैयार किया जाता है। जी जी क्लास साहब, एक लास्टली काजी साहब जो है, कल हमने फैक्ट्स या फिगर शेयर किए थे कि 2810 यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स पाकिस्तान में बंद हुए हैं। ये जनवरी 2012 से लेके अब तक जो तकरीबन 20-22 माह बनते हैं। आज आपके साथ शेयर करते हैं कि इसी टाइम में जो नई रिपोर्ट सामने आई, अगेन शॉकिंग वन, कि टेक्सटाइल यूनिट्स जो हैं पाकिस्तान में वो कितने बंद हुए हैं। वो यही बता रहे हैं कि 265 और 270 के दरमियान पाकिस्तान में टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हुए हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये, कल आप 2810 को जहन में रखें, मजीद ये आपको 265 से 270 बता रहा हूँ कि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें एक और बताई कि कायद साहब जो नाहली देखें, हमारी हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि बहुत सारे यहाँ पे यूनिट्स और भी बंद हुए होंगे, लेकिन हमारे पास फिगर्स नहीं है जो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से बंद हुए हैं। सो हमारे पास कोई डाटा नहीं है कायद साहब, कोई हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। दिस कंट्री हैज बिकम ए फ्री फॉर ऑल, जिसका जो बंद यहाँ पे हुए हैं लेकिन मुंतकिल बांग्लादेश में हो गए हैं। क्लासेस साहब दूसरे ममालिक में मुंतकिल हो गए हैं। ये बात भी यहाँ पे आई हुई है। वो ये फरमाते हैं कि सिर्फ 4 यूनिट्स हैं जो टेक्सटाइल वाले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है बांग्लादेश में, उन्होंने यूनिट्स यहाँ से शिफ्ट नहीं किए, इन्वेस्टमेंट किए। लेकिन आप जैसे कह रही हैं ये चीज़ें सामने आती रही हैं कि बहुत सारा पाकिस्तानी जो यहाँ पे बिजनेसमैन है वो पाकिस्तान में इनसिक्योर हुआ है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, गैस की बढ़ाई हैं, आपके सामने करप्शन है, लूटमार है। इससे ये पता चलता है कायद साहब, इससे ये पता चलता है वो बंगाली जो थे
बंगालियों ने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मुल्क बना लिया है तमाम तर अपने अजाबों के बावजूद, सैलाबों के बावजूद। कल मैं आपको आज बंगाल में 250 फौजियों को सजाए मौत हुई है, इस पे मैं बताऊंगा वहां क्या अजाब है आम आदमी के लिए। एक सी कहानी है, मगर हमारे साथ असलम खान अगर लाइन पे जी हाँ, कसूर का वाकया शेयर कीजिए। असलम खान जी, कसूर पे क्या वाकया हुआ है एक मेहनत कश के साथ, उसकी बच्ची के साथ, और क्यों केस दर्ज नहीं हो रहा उसका? काजी साहब, ये कसूर से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर इलाका गंडा सिंह का इलाका है। यहाँ पर थाना गंडा सिंह के करीब बिल्कुल तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है रसूल नगर। यहाँ पर एक मिस्त्री नजर हुसैन ने इसकी बेटी नाइला को जो है उठा मुलजमान जो है अहमद रजा, मुबीन और सिकंदर वगैरह 5 का 3-4 रोज पहले उठाकर ले गए। इन्होंने इसको गन पॉइंट पे ज्यादती की, न सिर्फ इज्तिमाई ज्यादती की बल्कि इसकी वीडियो फिल्म बना के लोगों में तकसीम की। जब डीपीओ कसूर को पता चला तो उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लेकर इसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली, मगर मुलजमान इतने बासर हैं अभी तक उनके खिलाफ कोई भी किसी को न रेड किया गया है, न गिरफ्तार किया गया है। जब हमने कैसे कोई कौन लोग हैं इनके पीछे, पोलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल हैं या सियासतदानों से? सब इसका ये है कि इसका जो मुलजमान जो है इनका भाई एक लाकसूर बार में बड़ा सीनियर वकील है, उसके दबाव के ऊपर पुलिस जो है ना वो उनको गिरफ्तार नहीं कर रही, और इसको जो है स्पोर्ट में जो पॉलिटिकल जो है वो भी सपोर्ट हासिल है इनको। और बच्ची जो है वो दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही है, और वो बल्कि ये यहाँ तक 2-3 दफा हमला किया है कि इनको मार दिया, बच्ची को जान से मार दिया। तो लड़की के जो अहले खाना है इनको पुलिस से तो कोई शिकायत नहीं है, पुलिस उनकी हेल्प कर रही है, पुलिस उनका साथ दे रही है? पुलिस हेल्प नहीं कर रही। मैंने SHO से पूछा है, SHO कहता जी बासर मुलजमान है, हम हाथ डालने से हमें बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इन पे। ये अब पंजाब गवर्नमेंट के लिए बड़ा सवाल लम्बा फिक्रिया है कि SHO साहब कह रहे हैं जी मैं डरता हूं, पुलिस डरती है हाथ डालने से। अच्छा, जो है उनको बच्ची के बाप को पता चला ना कि मेरी बच्ची के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, उनको फौरी तौर पर जो है उसको दौरा पड़ा, उसका जो है ना सारा जिस्म जो है फालत ज्यादा हो गया और वो मौत और जिंदगी से लड़ रहा है। काजी साहब ठीक है, बहुत शुक्रिया, अफसोस की बात है। और हम ये जो एक पुलिस की दास्तान मैं भी जरा शेयर कर लूं अपने नाज़रीन के साथ। जी क्लासा साहब मैं भी पुलिस की खबर शेयर कर लूं, उसके बाद फिर कमेंट करिए। काना का इलाका नाज़रीन, पुलिस ने नाके पे 2 नौजवान थे, मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, बताया अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर जा रहे थे। पुलिस ने रोका, वो नहीं रोके, पुलिस ने फायरिंग कर दी, एक नौजवान जाम भाग हो गया। और दूसरा कहा जा रहा है कि पुलिस ने जो दूसरा नौजवान था उसको गायब कर दिया। सारा मामला है कि और पुलिस के मुताबिक जो शख्स मारा गया है, जिस नौजवान को पुलिस ने फायरिंग मार के हलाक किया है, उसके मुताबिक ये पुलिस में उसका ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद था। क्लासा साहब, ये क्या ट्रेंड है कि नाकों पर अगर कोई नहीं रुकता है, क्या कोई इजाजत ऐसी दी जाती है कि कोई ना रुके तो फौरन फायरिंग कर दी जाए, किसी शख्स की जान ही ले ली जाए? हमने कोशिश की कि हमारे नुमाइंदे से राब्ता हो, लेकिन उससे राब्ता नहीं हो रहा, डिटेल्स उनसे जान सकते। उमर लाइन पे है हमारे साथ? हमारी पुलिस जी उमर, आवाज आ रही है? जी उमर, ये क्या वाकया है कि क्या सारा कि वो जिस शख्स को पुलिस ने फायरिंग करके हलाक किया है, क्या पुलिस में पहले से उसका रिकॉर्ड मौजूद था? पुलिस कहती है कि वो पहले भी कई वारदातों में मुलविस था, क्या ये सारा क्या कहानी है? शाजिया, पुलिस जो है पहले पुलिस मुकाबला तो बड़े आराम से कर लेती है अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, लेकिन उसके बाद उसको दबाने के लिए उनको कुछ वक्त दरकार होता है। पुलिस कल से दावा यही कर रही है कि ये मुलजिम जो कल जिसको मकसूद को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया है, ये रिकॉर्ड याफ्ता है, लेकिन अब तक कल से लेकर अब तक 24 घंटे गुजरने से ज्यादा टाइम होने को आ गया, लेकिन अभी तक इसका रिकॉर्ड जो है वो मुहैया नहीं किया जा सका। जबकि अहले इलाका जो है उन्होंने भी इस चीज की गवाही दी है कि ये जो बताइएगा दूसरा नौजवान कहाँ है, उसके बारे में कुछ पता चला जो साथ था? जी, कल जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो इसके वालिदैन जो थे उनका यही कहना था कि वो मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हो गया था और उसको पुलिस ने उठा लिया था और पुलिस ने ही इसको गायब किया है, जबकि पुलिस दूसरी जानिब ये मौके पर बहुत शुक्रिया उमर जावेद आपका। हम कल असलम खान की जो स्टोरी है उसको भी फॉलो अप करेंगे और देखेंगे और बात करेंगे। क्लासेस अब किसी दिन ऐसे हमारे पुलिस कल्चर पे बाकायदा डिटेल के साथ बात करेंगे कि हमारा पुलिस कल्चर फायदा नहीं है। आप कार आज जिस मुल्क में MP MNA ने 3-3 लाख रुपए लेके ASI भर्ती करवाए, पुलिस के सिपाहियों ने लाख रुपए भर्ती किया हो, उस मुल्क में क्या बहस करें और क्या पंजाब हुकूमत ने उनकी सैलरियां भी बढ़ा दी हो। चलें हम पंजाब हुकूमत तो अपनी वो एक नई कहानी, नई फोर्स खड़ी की जा रही है अरबों खरबों रुपए के, इससे मजीद यहाँ पे टेररिस्ट भर्ती करेंगे पुलिस फोर्स में, जो लोगों को बच्चे मारेंगे, जिनको ट्रेन ही नहीं है कि गोली चलानी है तो कैसे चलानी है, पाँव पे मारनी है, टांग पे मारनी है, डज मारे बंदे उड़ा दें, और जैसे वो उमर अभी कह रहे थे उसके बाद बैठ जाते पूरी पुलिस फोर्स, इनका मोरल और पुलिस डाउन ना हो जाए, अपनी जान छुड़ा लेते हैं। सही बात है, बहुत शुक्रिया। कवर अप करते हैं, अभी जैसे उमर कह रहे थे कवर अप करेंगे, इनका मोरल ना डाउन हो जाए बेचारे के, ये शर्मिंदा ना हो जाएंगे। क्या सा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।